गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में हम 1830 से 1848 के बीच में जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन रिवॉल्यूशंस का नेतृत्व एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया, जिसमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे। पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ वो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1830 में हुआ। 1815 में हमने देखा कि बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया था। बर्बन डायनेस्टी के रिस्टोर करने के बाद फ्रांस का नेतृत्व लुइस फिलिप के अधीन किया गया। तो लुइस फिलिप के अधीन करने के बाद फ्रांस में जब अकाल पड़ा, फैमाइन पड़ा, तो सभी लोग लुइस फिलिप के मैंशन की ओर जाने लगे और वहाँ उन्होंने एक प्रदर्शन किया, जिससे डर के मारे लुइस फिलिप वहाँ से भाग गए। ये था जुलाई रिवॉल्यूशंस। इसी जुलाई में एक और रिवॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं बेल्जियम के राजधानी में ब्रुसेल्स में हुआ रिवॉल्यूशंस। बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अधीन था। अब बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से आज़ाद होना चाहता था, इंडिपेंडेंट होना चाहता था। तो इसीलिए बेल्जियम में भी एक रिवॉल्यूशन होता है। तीसरा रिवॉल्यूशन था जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है और इसे ग्रीक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ग्रीक जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अधीन था 15th सेंचुरी से ही। अब जैसे जैसे ये नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों के बीच में फैलने लगी, जोर पकड़ने लगी, सारे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए रिवॉल्यूशंस करने लगे। तो ये जो ग्रीक रिवॉल्यूशन है वो 1821 में शुरू होता है। ग्रीक रिवॉल्यूशन को सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, और ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने ग्रीक को ये कहकर सपोर्ट किया कि ये ग्रीक कल्चर ही है जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज का क्या है, बेस है। तो इस ग्रीक रिवॉल्यूशन को इनके अलावा पोएट्स, आर्टिस्ट्स लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके तहत द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुआ और ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। टॉपिक 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब ये यूरोपियन कंट्रीज में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, इसमें सबसे बड़ा हाथ एक कल्चर का था। तो कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द आइडिया ऑफ द नेशन। कल्चर यानी कि आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक के जरिए लोगों ने अपने बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाया। फिगर 8 इसे ज़रा ध्यान से देखिए। इस पेंटिंग को बनाया है डेलोक्रॉक्स। वो एक फ्रेंच पेंटर थे। इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि किस तरह तुर्कियों ने ग्रीक के साथ व्यवहार किया है, ग्रीक के लोगों को मारा है और उनके वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत तंग किया है। इस टॉपिक से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिज्म? तो आपको लिखना पड़ेगा रोमांटिज्म मीन्स द स्प्रेडिंग ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म थ्रू कल्चर सच एज आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। जॉन गॉटफ्रीड हर्डरर 1744 to 1803, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोमांटिज्म फिलोसफर थे, जिन्होंने कल्चर के जरिए यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को फैलाया था। पेज नंबर 15 में हम देखेंगे पोलैंड के विषय में लिखा गया है। हमने देखा था कि 1815 में जो वियना का संधि साइन हुआ था, उसमें पोलैंड को रशिया के अधीन किया गया था। तो रशिया ने धीरे धीरे पोलैंड पे
अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और रशिया ने पोलैंड को अपना ही समझना शुरू कर दिया था। रशिया ने फिर वहाँ पोलिश भाषा को लोगों को यूज़ करने से रोक दिया और अपनी रशियन लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन 1831 में पोलैंड के प्रीस्ट्स और बिशप्स रशियन लैंग्वेज को अपनाने से इनकार किए और उन्होंने एक वहाँ रिवोल्ट किया। लेकिन रशियन लोगों ने अपने आर्मी की मदद से इन सारे प्रीस्ट्स और बिशप्स को पकड़कर जेल में डाल दिया और कई लोगों को उन्होंने साइबेरिया में भी भेज दिया। साइबेरिया एक कोल्डेस्ट प्लेस है रशिया का, जहाँ मतलब ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो मतलब बहुत बड़ा गुनाह करते हों। हमारा अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर क्यों हुआ? हंगर इसलिए हुआ कि 1830 में यूरोप में अकाल पड़ता है, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाता है। पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है और लोग एम्प्लॉयमेंट की खोज में छोटे छोटे गांवों से शहरों की ओर कूच करने लग गए और इसी समय फूड शॉर्टेज भी हो गई। फूड शॉर्टेज के कारण फ्रांस के सभी लोग पेरिस के सड़कों पे उतर आए और लुइस फिलिप ने जब देखा कि लोग पेरिस के सड़कों पे उतर आए तो वो वहाँ से भाग गए। लुइस फिलिप के भाग जाने के बाद नेशनल असेंबली ने अपने आप को फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया और जितने भी 21 इयर्स के मेल थे सबको राइट टू वर्क और राइट टू वोट दे दिया। 1845 में सिसिलीस के वीवर्स का एक रिवोल्ट होता है। सिसिलीस के वीवर्स इसलिए रिवोल्ट करते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनको सही पेमेंट नहीं दे रहे थे। ऑन 4 जून at 2 PM, यहाँ देखिए आप नीचे वाले पैराग्राफ में पेज नंबर 16 में 4 जून को 2 बजे के समय वीवर्स का एक बहुत बड़ा क्राउड मार्च करते हुए पेरिस जाता है जहाँ उनके कॉन्ट्रैक्टर रहते थे। उन्होंने वहाँ उनसे हायर वेजेस की मांग की। कॉन्ट्रैक्टर अपने फैमिली को लेके पास ही के गांव में भाग जाते हैं, लेकिन पास के गांव वाले उस कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। फिर वो 24 घंटों के अंदर वापस आर्मी के साथ अपने घर पहुंचते हैं और वहां आर्मी के साथ मुठभेड़ में 11 वीवर्स को मार दिया जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है ये सिसिलीस के वीवर्स का रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का आ सकता है ये। पेज नंबर 17 देखिए, इसमें टॉपिक हमारा है द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स 1848। तो ये लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स थे मिडिल क्लास के लोग, जिसमें प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिशियंस आते हैं। इन्होंने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि सेंट पॉल चर्च में था जर्मनी में, वहाँ बनाया। और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि ये हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने जर्मन देश के लिए बनाया है, ड्राफ्ट किया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो शासन हो, जर्मन में जो शासन हो वो मोनार्की हो, लेकिन न इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मोनार्की हो। तो वहाँ के राजा जो थे, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर और वो प्रूशिया के किंग थे, इन्होंने उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके कहने के मुताबिक देश चलाए। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ प्रूशिया के राजा अपने आर्मी को बुलाते हैं और इस पार्लियामेंट को बर्खास्त कर देते हैं। इतने में और वुमेन्स भी अपना रिवॉल्यूशंस वहाँ शुरू कर देते हैं।
वुमेन्स ने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की और उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया और जगह जगह उन लोग एकत्रित होकर पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसे कहा जाता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यानी कि अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। यानी कि पहले वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, अब वुमेन्स भी अपने लिए वोटिंग राइट्स वगैरह चाहने लगे। वुमेन्स ने जो मूवमेंट शुरू किया है उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। पेज 18 में आप देखोगे एक फिगर है, ये फिगर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का है जो कि सेंट पॉल चर्च में स्थापित है। यहीं लिबरल्स ने मिलकर अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसे उन्होंने राजा को पेश किया था। यहाँ आप देखोगे वुमेन जो हैं वो भी हैं, खड़े होकर देख रहे हैं एक लेफ्ट साइड के गैलरी में। अब ऑटोक्रेटिक मोनार्किस को ये पता चल गया कि ज़्यादा दिन तक उनकी अथॉरिटी नहीं चलेगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे हम्सबर्ग और रशिया में सर्वडम और बॉन्डेड लेबर हटा दिया। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल।